हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद राहुल चैनल पे आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने लोकसभा के बारे में पढ़ा था। आज हम देखेंगे राज्यसभा के संबंध में। तो आइए समझते हैं राज्यसभा को। देखिए, राज्यसभा के जो है कई नाम दिए जाते हैं। जैसे लोकसभा में भी हमने देखा था। यहाँ देखिए, इसको हम उच्च सदन कहेंगे। उच्च सदन, स्थायी सदन और विशेषज्ञ सदन, इन नामों से भी राज्यसभा को जाना जाता है। देखिए, उच्च सदन लोकसभा के संबंध में आपने देखा था कि उसको हम निम्न सदन कह रहे थे, और वहीं राज्यसभा को हम उच्च सदन कहते हैं। ठीक है। दूसरा बात करें अगर स्थायी सदन की, तो स्थायी सदन, और लोकसभा को हमने अस्थायी सदन कहा था। स्थायी सदन इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, इसलिए इसके जो सदस्य होते हैं वो स्थायी रहते हैं, इसलिए इसको हम स्थायी सदन कहते हैं। अगला विशेषज्ञ सदन। देखिए, विशेषज्ञ सदन इसलिए क्योंकि कई सदस्य इसमें जो है उनको राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है, और वो कई अलग अलग क्षेत्रों से होते हैं, जैसे कि चिकित्सा, शिक्षा। ठीक है, तो वो वहाँ के विशेषज्ञ होते हैं, तो इसलिए इसको हम विशेषज्ञ सदन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हुई इसके नाम की। ठीक, आइए देखते हैं, बात करते हैं संरचना की। राज्यसभा के सदस्यों की जो संरचना है, इसमें अधिकतम जो संख्या है वो 250 हो सकती है। 250 का ये फार्मूला है 238 + 12। 238 सदस्य जो हैं ये राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चुन करके आएंगे। वहीं जो 12 सदस्य हैं ये राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते थे। लेकिन वर्तमान में अगर हम बात करेंगे तो 233 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों से चुन करके आते हैं, वहीं 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो वर्तमान में हमारी संख्या बनती है 245। ठीक है, तो यहाँ से दो क्वेश्चन आपके बनते हैं कि पहला कि राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो 250, और अगर वर्तमान में बात करेगा तो 245 सदस्य हैं। ठीक है, ये बात हुई संरचना की। आइए निर्वाचन की बात करें अगर, तो जो राज्यसभा के सदस्य होंगे इनका चुनाव होता है अप्रत्यक्ष चुनाव। ठीक है, अप्रत्यक्ष चुनाव को हमने पिछले भी आपको वीडियो में बताया कि अप्रत्यक्ष चुनाव वह होगा जिसमें जनता के द्वारा सीधे भाग नहीं लिया जाता है, उसको हम अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। तो अप्रत्यक्ष चुनाव में राज्य और संघ शासित प्रदेश, इन केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो भाग लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि क्या केंद्र शासित प्रदेशों से भी राज्यसभा सदस्य बनते हैं, तो बिल्कुल बनते हैं। आप राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, अब केंद्र शासित प्रदेश में सारे केंद्र शासित प्रदेशों से नहीं बनेंगे। जहाँ पर भी विधानसभा है और विधानसभा सदस्य होंगे तो वहाँ के केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्य बन करके आएंगे। उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें तो दिल्ली और पांडुचेरी दो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पर विधानसभा है, तो वहाँ से राज्यसभा सदस्य चुन करके आते हैं। तो निर्वाचन की प्रक्रिया समझ में आ गई होगी। अगर हम सीटों के आवंटन की यहीं पे हम बात करेंगे तो जो संविधान की अनुसूची 4 है उसमें राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस आधार पर होगा यह दर्शाया गया है। तो देखिए, यहाँ पर जो सीटों का आवंटन है वो जनसंख्या के आधार पर है। जनसंख्या के आधार पर है, यानी जिस राज्य की जितनी अधिक जनसंख्या होगी उसको राज्यसभा सीटें उतनी अधिक आवंटित होगी। अगर हम वर्तमान में यूपी की बात करें तो 31 सीट, 31 सीटें हैं जो सबसे अधिक सीट हैं, तो वो उत्तर प्रदेश से, क्योंकि उत्तर प्रदेश को आपको पता है कि जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा प्रदेश है। ठीक है, हालांकि ये 1971 की जनगणना के आधार पर होता है। ठीक है, तो अगर हम वर्तमान में कई ऐसे राज्य हैं कि जैसे उदाहरण के तौर पे बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश को हम देखें तो वहाँ पर कई राज्यों में जनसंख्या में उतार चढ़ाव आया है, तो सीटें लेकिन उतनी ही अभी भी हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन होगा, और ये कब है, 1971 के जनगणना के अनुसार यहाँ पर सीटों का आवंटन होता है। योग्यता की अगर बात करें तो योग्यता में पहला कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा कि आयु कितनी होनी चाहिए, तो आयु जो है राज्यसभा सदस्यों के लिए 30 वर्ष होती है।
वह कोई भी व्यक्ति जो 30 वर्ष उम्र अपनी पूरी कर चुका है वह राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य है। वहीं अगर संसद के संबंध में हमने आपको बताया था कि 3 अंग होते हैं, एक राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इन तीनों से मिलकर बनती है हमारी संसद। तो अगर देखिए याद करने के क्रम में देखेंगे तो हमने लोकसभा में आपको 25 वर्ष बताया, वहीं राज्यसभा में 30 वर्ष और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। इस तरीके से आप याद रखेंगे। अगला बात है लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, अर्थात वो किसी गवर्नमेंट जॉब में नहीं होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो भी होगा वो राज्यसभा के लिए योग्य नहीं होगा, इसलिए लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। और अगला है मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, यानी कोई पागल या दिवालिया व्यक्ति सदस्य बनने योग्य नहीं होगा। ठीक है, ये तो बात हुई योग्यता के संबंध में। आइए थोड़ा देखते हैं कार्यकाल के संबंध में। राज्यसभा के जो सदस्य हैं इनका कार्यकाल 6 वर्ष है, 6 वर्ष निर्धारित है। ठीक है, 6 वर्ष निर्धारित है। और अगर हम चुनाव की बात करें तो चुनाव जो है वो प्रति 2 वर्ष पर होता है, क्योंकि देखिए हर 2 साल पे इसके 1/3 सदस्य अपनी सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी रिटायर हो जाते हैं। और हर 2 साल पे यहाँ पे क्या है, इलेक्शन हो रहा है। तो आप ऐसे समझेंगे कि हर 2 साल पे 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो रहे हैं और हर 2 साल पे जब चुनाव हो रहा है तो नए सदस्य आ रहे हैं चुन करके। तो इस तरीके से इस सदन का जो कार्यकाल है वो चलता ही रहता है और ये कभी समाप्त नहीं होता है, इसीलिए हम इसको स्थायी सदन के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया होगा? ठीक है, थोड़ा और देखते हैं। अगर यहाँ हम सभापति की, राज्यसभा के सभापति की बात करें तो जो देश का उपराष्ट्रपति होगा वही यहाँ सभापति के रूप में कार्य करता है। ठीक है, जो अगर उपसभापति, एक सभापति होगा और राज्यसभा में एक उपसभापति होगा, तो जो उपसभापति है वो जो राज्यसभा के सदस्य हैं वो अपने में से ही किसी एक व्यक्ति को उपसभापति के रूप में चुन लेते हैं। ठीक है, लेकिन जो सभापति है, देखिए लोकसभा में आपने देखा था कि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अपने ही सदस्यों में से चुना जा रहा था, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि जो सभापति है वो जो देश का उपराष्ट्रपति होगा वही यहाँ पर सभापति के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बनता है कि ऐसा कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है। तो ये है राज्यसभा, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। लेकिन अगर लोकसभा की या विधानमंडल में विधानसभा की बात करें तो वो अपने में से ही एक अध्यक्ष चुनते हैं, लेकिन यहाँ पर सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति कार्य करता है। तो समझ में आ गया होगा। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और यहाँ से बनता है धन विधेयक के संबंध में। धन विधेयक के संबंध में हमने आपको बताया कि लोकसभा वाले चैप्टर में भी हमने बताया था कि जो धन विधेयक है वो सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाएगा। ठीक है, तो जो धन विधेयक के संबंध में यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि धन विधेयक लोकसभा में पास होने के बाद अगर राज्यसभा में आता है तो राज्यसभा उसको अधिकतम 14 दिन तक रोक सकता है, लेकिन अगर वो 14 दिन में अपनी स्वीकृति नहीं देता है तो उस धन विधेयक को पास माना जाएगा, यानी वह स्वतः पास हो जाएगा। ठीक है, तो ये धन विधेयक के संबंध में एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट था, इसको आप याद रखेंगे और ये कई बार एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब उम्मीद करते हैं दोस्तों कि राज्यसभा से संबंधित कोई क्वेश्चन आपसे अब नहीं छूटेगा। ठीक है, तो एक बार वीडियो को और देखिएगा, अगर समझ में नहीं आता है तो उम्मीद करते हैं कि अब अगर आप कम से कम 90% क्वेश्चन अगर राज्यसभा से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप हल कर लेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।